सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया। भारतीय संविधान या पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, पॉलिटिकल साइंस में अपन ने जो शुरुआत की थी, पहला टॉपिक अपन ने लिया था भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसका एक वीडियो अपना अपलोड हो चुका है, मतलब एक क्लास अपनी हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगर आपने जो पहला वीडियो नहीं देखा तो ध्यान रखना, दूसरा वीडियो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो अगर दूसरा वीडियो आप डायरेक्ट स्टार्ट करो तो पहले थोड़ा सा और कष्ट कर लेना, पहला वीडियो कंप्लीट करना और उसके बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट करना। तो उद्देशिका या प्रस्तावना को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले तो अपने इसका इतिहास देखा था कि कैसे प्रस्तावना की भारत में शुरुआत हुई थी, मतलब भारत के संविधान में प्रस्तावना की कब से शुरुआत हुई थी, कब प्रस्तावना को अपनाया गया था। उसके बाद में अपन ने ये भी चर्चा की थी प्रस्तावना में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो कहां से बनते हैं। आज अपन उन सब बिंदुओं का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे अपन ने प्रस्तावना लिखी थी, बोर्ड पे कंप्लीट प्रस्तावना लिखी हुई थी, शायद आपके पास उसका स्क्रीनशॉट भी होगा और आपसे पूरी उम्मीद है। पहले वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये भी कहा था कि सबसे पहला काम आपका इस प्रस्तावना को याद करना, तो वो कंप्लीट आपने शायद याद कर ली होगी। उसके आगे की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुरुआत हुई थी कौन से वाक्य से? हम भारत के लोग। तो देखो, प्रस्तावना है उद्देशिका का जो पहला वर्ड है, पहला वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य कौन सा है? हम भारत के लोग। सबसे पहले तो अपने यहां से ये पूछा जाता है कि ये वाक्य हमने हमारे भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया है? तो ये वाक्य लिया अपन ने कहां से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था। उस संविधान की, किस संविधान की चर्चा करें अपन? अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम अमेरिका के लोग, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया हम भारत के लोग। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रस्तावना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ। तो यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम विश्व के लोग। तो इस आधार पर अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि हम भारत के लोग, ये वर्ड अपन ने कहां से लिया है? यूएनओ के संविधान से लिया है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए हम भारत के लोग, यह वाक्य हमने किस देश के संविधान से लिया है? आंसर होगा हमारा अमेरिका। अमेरिका अगर ऑप्शन में नहीं हो तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर अपन चर्चा करेंगे इस वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो इस वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। पहला तो भारत के संविधान का निर्माण भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। भारत की जनता ने किया है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, अगर अपन आंसर दे भारत की जनता ने किया है, तब अपना आंसर होगा गलत, क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी कितनी? 389। लेकिन संविधान निर्माताओं ने, संविधान बनाने वालों ने जब प्रस्तावना लिखी तो यहाँ ये नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, या उन्होंने ये लिखने की बजाय, हालांकि उनको लिखना क्या चाहिए था? हम संविधान सभा के लोग, क्योंकि काम तो वही तो लोग कर रहे थे ना। ये वाक्य नहीं लिख के उन्होंने क्या लिखा? हम भारत के लोग। इसका मतलब वो अपने आप में क्या दर्शाना चाहते हैं कि संविधान का निर्माण हमने नहीं किया, किसने किया है? पूरी भारत की जनता ने किया है। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि हम जो लोग हैं, हम संविधान सभा के जो लोग हैं, वो पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस आधार पर इस शब्द का एक अर्थ तो ये निकल रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। दो प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं।
एक तो आपसे पूछा जाए संविधान का निर्माण किसने किया, तब अपना आंसर होगा संविधान सभा ने। एक इस वाक्य को लिख के बाद में पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन आ गया हम भारत के लोग, इस वाक्य के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तब अपना आंसर होगा भारत की जनता ने। दूसरा अर्थ इसका निकलता है शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है, क्योंकि संविधान बनाने वाली भारत की जनता है तो अंतिम शक्ति भी किसमें निहित हो गई, भारत की जनता में निहित हो गई। ये अपना प्रस्तावना का पहला वाक्य हो गया। अब इसके आगे सुनना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब जो मैंने वाक्य बोले आगे वाले, इसको लेकर अपनी चर्चा होगी। हम भारत के लोग भारत को, उसके बाद में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पहला वाक्य तो क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा वाक्य क्या हो गया, समाजवादी, या कह सकते हैं अपन समाजवाद। पी का मतलब क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। एल का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र। जी का मतलब क्या हो गया, गणराज्य, या जिसे अपन कह सकते हैं गणतंत्र। समझ के बाद ये अपने को क्रम ध्यान रखना। मैंने आपको पहली क्लास में भी कहा था, डायरेक्ट क्रम पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए वाक्यों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है। एक सही क्रम लिखा हुआ होता है और बाकी 3 ऑप्शन में इनको उल्टा सुल्टा लिख देते हैं। समझ के बाद सबसे पहला वाक्य क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको अपन कह सकते हैं संप्रभुता। संप्रभुता कह दो चाहे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह दो, एक ही बात है। वर्ड जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो कौन सा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अपने को देखना है अर्थ क्या होता है इसका। इसका अर्थ है सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो, तथा विदेश नीति में स्वतंत्र हो। इसका अर्थ क्या हो गया, सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो तथा विदेश नीति में स्वतंत्र हो। उस सरकार को ही क्या कहेंगे अपन, संप्रभुता रखने वाली सरकार या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार। अब देखो इसका थोड़ा सा और अपन अर्थ का विश्लेषण करना चाहें तो सबसे पहले तो आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी कि राज्य किसे कहते हैं। समझ रहे हो बात अपने। हालांकि देखो अगर संविधान को अपन उठाते हैं ना, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा आता है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा आती है, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा आती है। अलग अलग जगह राज्य की अलग अलग परिभाषा बताई गई है। हम जिस परिभाषा की चर्चा करेंगे वो परिभाषा अनुच्छेद 12, 36 और 152 पर लागू मत करना। सिंपल अपन बात करें राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य किसे कहेंगे, 4 अनिवार्य तत्व माने गए। अगर किसी संस्था के पास ये 4 तत्व मौजूद होंगे उस संस्था को अपन क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। अब वो 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो उसका एक निश्चित क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा उस क्षेत्रफल में किसका निवास होना चाहिए, जनसंख्या का निवास होना चाहिए। तीसरा उस क्षेत्र की एक क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। चौथा उस सरकार के पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। और अपने को समझना भी किसके बारे में, संप्रभुता के बारे में। अब देखो एक कंसेप्ट और ही आता है, क्या राजस्थान एक राज्य है? तो चलो पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं, उसके बाद में आप बताना कि क्या राजस्थान एक राज्य है क्या। तो अपन राजस्थान को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं उदाहरण के रूप में।
क्या राजस्थान का एक क्षेत्रफल है? बिल्कुल है, अपन पढ़ते भी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस दृष्टि से तो राज्य का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्या उस क्षेत्रफल में जनसंख्या का निवास है? बिल्कुल है, अपन कहाँ के निवासी है? राजस्थान के निवासी है। तीसरा, क्या राजस्थान की एक सरकार है? बिल्कुल एक सरकार है वर्तमान में, जैसे गहलोत सरकार राजस्थान की सरकार के रूप में कार्य कर रही है। क्या उस सरकार के पास संप्रभुता है? तो अपना आंसर होगा गहलोत सरकार के पास संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संप्रभुता अपन किसे कहते हैं? सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो तथा विदेश नीति में स्वतंत्र हो। तो क्या गहलोत सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च है? नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार के ऊपर एक और सरकार है, उसका नाम है भारत सरकार, जो वर्तमान में मोदी सरकार के रूप में कार्यरत है। दूसरा, अपन संप्रभुता में शामिल करते हैं विदेश नीति में स्वतंत्र हो। तो गहलोत सरकार के पास विदेश नीति की कोई शक्तियां नहीं है। विदेश नीति का संचालन हमेशा भारत सरकार के हाथों में होता है। जैसे आज भारत को पाकिस्तान, अमेरिका या किसी देश के साथ कोई समझौता करना हो तो मोदी सरकार वो समझौता करेगी, ना कि गहलोत सरकार। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार के पास संप्रभुता नहीं है। इसका मतलब राजस्थान के पास ये 4 अनिवार्य तत्व मौजूद नहीं है, इसका मतलब राजस्थान राज्य नहीं है। तो शुद्ध अगर अपन राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजस्थान एक राज्य नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है जिसमें 28 प्रांत हैं। जिन 28 प्रांतों को अपन राज्य कहते हैं उनको अपन राज्य नहीं कहकर क्या कहेंगे? उनको अपन प्रांत कहेंगे। और भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, जिसे अपन क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। क्यों राज्य कहेंगे? क्योंकि भारत का एक निश्चित क्षेत्रफल भी है, भारत के उस क्षेत्रफल में जनसंख्या भी रहती है, भारत की एक सरकार भी है जो मोदी सरकार है वर्तमान में, और भारत सरकार के पास क्या है? संप्रभुता है। क्यों है संप्रभुता? क्योंकि भारत सरकार आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, उससे बड़ी कोई भारत में सरकार नहीं है, तथा भारत सरकार विदेश नीति में भी क्या है? स्वतंत्र है। इसका मतलब भारत सरकार के पास क्या है? संप्रभुता है। समझ गए बात? तो शायद आप संप्रभुता का अर्थ समझ चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा आता है? समाजवाद। अब अपन चर्चा करेंगे समाजवाद को लेकर। देखो, समाजवाद को अपन वास्तव में समझने के लिए थोड़ा सा अपन इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद पूरा विश्व 2 महाशक्तियों में बट गया था। विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। चर्चा हो रही है अपनी कौन से वर्ल्ड वॉर को? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर आई थी। एक महाशक्ति का नाम था अमेरिका और दूसरी महाशक्ति का नाम था क्या? सोवियत संघ, जिसका फिर विघटन हो जाएगा। वर्तमान में रूस किसके प्रतिनिधि के रूप में है? सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में। अब अमेरिका ने तो जो व्यवस्था या जो आर्थिक प्रणाली लागू की उसका नाम है पूंजीवाद। सोवियत संघ ने जो आर्थिक प्रणाली लागू की उसका क्या नाम था? समाजवाद, जिसका अर्थ आज अपने को देखना है। सोवियत संघ की कैसी व्यवस्था थी? समाजवाद व्यवस्था थी। अब देखो, पूंजीवाद का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है? पूंजीवाद बल देता है किस पर? स्वतंत्रता पर। समाजवाद का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? समाजवाद बल देता है किस पर? समानता पर। भारत की हम बात करें तो भारत में तो स्वतंत्रता है, समानता भी है, लेकिन थोड़ा और गहराई से देखें तो स्वतंत्रता और समानता दोनों का साथ रहना काफी मुश्किल है। एक ब्रिटिश विद्वान था जिसने तो यहां तक कहा था कि यदि स्वतंत्रता दरवाजे से प्रवेश करती है तो समानता खिड़की कूदकर भाग जाती है। कैसे? स्वतंत्रता में तो क्या होता है? सरकार लोगों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लोग बाग एकदम क्या रहते हैं? सरकार की तरफ से स्वतंत्र रहते हैं। समझ गए बात? तो ये व्यवस्था तो कहां हो गई? पूंजीवाद में या अमेरिका में हो गई।
जबकि समाजवाद में क्या होता है, समानता पर बल दिया जाता है। अब समानता स्थापित कैसे होगी, जब सरकार जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनसे से ज्यादा टैक्स वसूल करेगी, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा उस टैक्स का हिस्सा देने का प्रयास करेगी, तब जाके जनता में किसकी स्थापना हो पाएगी, समानता की स्थापना हो पाएगी। अब सरकार कब कर पाएगी ये, जब लोगों के कार्यों में सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करे। पैसा लेना बांटना, इसका मतलब समाजवाद में तो स्वतंत्रता बहुत कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि सरकार लोगों के आंतरिक मामलों में पूरी तरह हस्तक्षेप कर रही है, लोगों से पैसा ले भी रही है तो लोगों को पैसा दे भी रही है। भारत ने जो जिस व्यवस्था को अपनाया उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित व्यवस्था, मतलब कुछ स्वतंत्रता कुछ समानता। अब इस आधार पर समाजवाद का अपन अर्थ देखें तो समाजवाद का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, समानता। तो क्या भारत में समानता लागू करना पॉसिबल है, तो समानता तो लागू करना संभव नहीं है। कितना भी प्रयास कर लें असमानता तो फिर भी व्याप्त रहेगी। लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि भारतीय दृष्टिकोण से समाजवाद का क्या अर्थ होता है, तो उसके लिए भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद अपने को याद रखने पड़ेंगे। एक तो अनुच्छेद 39B और दूसरा अनुच्छेद 39C। अब इसमें आपको देखो याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है समाजवाद का शाब्दिक अर्थ, वो तो क्या हो गया, समानता। भारतीय दृष्टिकोण से अपन समाजवाद का अर्थ देखेंगे तो दो अनुच्छेद अपने को पता होना चाहिए, एक अनुच्छेद 39B और दूसरा अनुच्छेद 39C। देखो इनमें क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 39B में लिखा हुआ है देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग। इसका मतलब क्या हुआ, देश में उपलब्ध जो भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों का मतलब अपन उन संसाधनों से लेंगे जो सार्वजनिक संसाधन है। जैसे आज कोई सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल पर्सनल किसी व्यक्ति के न होकर सार्वजनिक स्कूल है, वो सबकी स्कूल है। अपन सरकारी हॉस्पिटल की चर्चा करें, वो किसी पर्सनल व्यक्ति का न होकर सार्वजनिक है। तो ये जो सार्वजनिक संसाधन होते हैं ना, उनका सबके हित में यदि प्रयोग होगा तो बताओ समानता स्थापित होगी कि नहीं। तो एक तो समानता का कंसेप्ट अपन लेंगे अनुच्छेद 39B से, कि देश में जो भी उपलब्ध भौतिक संसाधन है उनका सामूहिक हित में प्रयोग, मतलब सबके हित में प्रयोग, उसी से किसकी स्थापना होगी, समानता की स्थापना होगी। अनुच्छेद 39C में लिखा हुआ है धन के केंद्रीयकरण पर रोक। इसका मतलब ये हो गया धन का केंद्रीयकरण क्या होता है, धन का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होना क्या कहलाता है, धन का केंद्रीयकरण। अगर कुछ लोगों के हाथों में ही सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब समाज में दो वर्ग हो जाएंगे, एक अमीर वर्ग हो जाएगा, दूसरा गरीब वर्ग हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो गई, असमानता हो गई। तो समानता स्थापित करने के लिए क्या प्रयास करने होंगे सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे कि कुछ लोगों के हाथों में धन केंद्रित ना रहे, धन का लगभग समान बंटवारा हो, और समान बंटवारा होगा तो किसकी स्थापना होगी, समानता की स्थापना होगी। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का अर्थ किसे कहेंगे अपन, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C। इन दोनों को मिलाकर अपने किसका अर्थ बता सकते हैं, समाजवाद का अर्थ बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना वर्ड आएगा कौन सा, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।